हेलो फ्रेंड्स, आरएएस मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट का थर्ड लेक्चर में आपका वेलकम। मैं आपके साथ हूँ भुवनेश्वर माथुर। आइए, हमने नियोजन स्टार्ट कर दिया था। प्लानिंग क्या चीज़ होती है, हम ये इसका मीनिंग जानना चाहते हैं। इस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक रेगुलर प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया। जो आप इसको लिखें, गतिशील है, डायनेमिक है, ऑलवेज होती रहेगी और ये हर लेवल पर, कंपनी के हर लेवल पर ये व्याप्त है। ऐसी भाषा लिखनी है। आधारभूत कार्य है, ये मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है, सबसे फर्स्ट है। इसके बिना, प्लानिंग बिना कोई काम शायद नहीं हो पाएगा। फ्यूचर को नज़र में रखते हुए हम इसको, प्लानिंग को काम में लेते हैं और इसमें डिसीजंस हमारे इंक्लूसिव हैं। हमारे इसमें निर्णय जो लिए गए हैं वो इसमें शामिल हैं। ये कैसी एक्टिविटी है? ये फिजिकल नहीं है बिल्कुल भी, ये एक मानसिक लेवल की एक्टिविटी है। कागज़ पेन पर होती है, लेकिन कौन करता है? ब्रेन से, दिमाग से हम लोग करते हैं। थिंकिंग से, एटीट्यूड से हम सोचते हैं। थिंकिंग प्रोसेस है, मेंटल रिवॉल्यूशन है ये। नियोजन का महत्व क्या है, इसकी प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है? बिना उसके भी तो काम चल जाता है। नहीं, ये एक डायरेक्शन आपको देगा, अनिश्चितता की रिस्क खत्म करेगा, जोखिम को खत्म करेगा, अति व्यापन व कार्यों को, दोहराव को रोकेगा। एक ही व्यक्ति एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो दो काम क्यों करे? दो व्यक्ति, जरा इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, दो व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं, डुप्लीकेसी को रोकेगा। दो दो जने एक ही काम कर रहे हैं, क्या उसका बेनिफिट होगा कंपनी को, कोई पता नहीं। डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। कंट्रोल करना ये इजी कर देता है। हाउ टू कंट्रोल, अगर प्लानिंग पार्ट अच्छा है किसी भी कंपनी का, तो कंट्रोल भी उतना ही अच्छा कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करता है। मैं दोनों मीडियम में आपसे बात करूंगा और एक कोऑर्डिनेशन बैठाने में भी पूरी कंपनी में ये प्लानिंग हेल्प करती है। ये सारी चीज़ें हैं और इसकी स्टेजेस क्या क्या है, आइए देखते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। ये आपको बता देगा निर्धारण करने के लिए, और क्या करेगा, उद्देश्यों के लिए एक बेस डेवलप करेगा, आधार, कि ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बेस हैं। इस वर्ष कंपनी यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। वैकल्पिक कार्यविधि आप प्लान कर सकते हो कि ऑल्टरनेट, अगर ये प्लान काम नहीं आया तो ये वाला काम आ जाएगा। वैकल्पिक कार्यविधि का मूल्यांकन करना कि ये वाली स्ट्रैटेजी थी, थोड़ा हमने चेंज किया है। और प्लान को लागू करने में ये प्लानिंग खुद हेल्प करेगी। और योजना की समीक्षा, जो आपने प्लान बनाया है उसकी समीक्षा कर सकते हैं आप। ये नियोजन की स्टेजेस हैं, प्लानिंग स्टेजेस शॉर्ट में हमने की हैं हमारे एग्जाम को देखते हुए, आरएएस मेंस। सो माय डियर आरएएस मेन एस्पिरेंट्स, दिस इज थर्ड लेक्चर। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं। कुछ नियोजन किस तरह के, स्टैंडिंग है, स्थायी है। उसमें क्या होगा, ऐसी समस्याओं के लिए हम ये योजना अपनाते हैं, इस प्लान को, जो रेगुलरली होती रहती हैं, उत्पन्न होती रहती हैं। और ये योजनाएं समस्याओं के निराकरण के लिए स्थायी नियोजन की अपेक्षा रखता है। इस प्लानिंग में हमेशा आपके पास स्टैंडिंग प्लान होना चाहिए। इसमें क्या होगा, कुछ उदाहरण लेते हैं हम। सामान्य दिशा निर्देश, जनरल, डेली वाले। कार्यविधियाँ कैसे होंगी, ये होगा। ये प्रक्रिया उन विभिन्न चरणों के क्रमबद्ध श्रृंखला जो विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाती हैं। इसमें क्या नियम भी होते हैं, कुछ देखते हैं। ये संगठन के बारे में बताएंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी विशेष परिस्थिति में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये डायरेक्टिव्स हैं कि कैसे, अगर ये परिस्थिति आ गई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, तो उसमें आपको ये करना है कि ये नहीं करना, ये करना। ये आपके पास या तो लिखित होगा या आपको ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं ज़रूर उस परिस्थिति को सामना करने के लिए ज़रूर आपके सुपीरियर्स आपको बताएंगे। वेदर इट इज़ मैनेजमेंट, वेदर इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर इट इज़ पुलिस मैनेजमेंट, वेयर एवर यू आर इन लैंड डिपार्टमेंट, जहाँ भी हैं, मेरे कहने का आशय, ये आपको दिशा निर्देशक मिलेंगे। सिंगल यूज़ प्लान भी होता है कि इसमें आगे चलते हैं। एकल प्रयोग, एक ही बार काम आएगा। इसमें क्या होगा कि निर्माण विशिष्ट परिस्थिति का सामना करने के लिए किया जाता है। कोई स्पेशल कंडीशंस अगर हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हैं, उनमें हम ये काम करते हैं। एक ही बार के लिए ये बने हुए होते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति फिर चेंज हो जाएगी अगली बार।
वो वापस नहीं आएगी तो वो प्लान भी वापस काम में नहीं ले जाएगा। ये ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं प्रोग्राम कि संगठन में क्या है कि वास्तु व्यवस्थित व क्रमबद्ध क्रियाओं का संचालन है। ये नीति प्रक्रियाओं में लक्ष्यों में संबंध बनाता है। कैसा है भाई प्रोग्राम? अगर प्लानिंग में कोई प्रोग्राम बनाया हमने तो वो क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट्स और उसको करने का प्रोसेस, उससे निकलने वाली पॉलिसीज़ क्या हैं, पॉलिसीज़ हमने इम्प्लीमेंट की, उनका क्या रिजल्ट्स आया, ये देखा जाएगा। सिंगल यूज़ प्लान की बात चल रही है। प्रोजेक्ट किसी भी बड़े कार्य या योजना के लिए किसी विशिष्ट चरण को पूरा करने के लिए बनाई गई योजना परियोजना कहलाएगी। थोड़ा योजना और परियोजना में यहाँ फर्क हम देख लेते हैं। सॉरी, किसी भी बड़े काम को करने के लिए किसी भी स्टेप पर किसी भी चरण में बनाई गई योजना परियोजना कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको कहेंगे योजना और परियोजना। जैसे आपने योजना बनाई कि इंदिरा गांधी लिंक कैनाल, तो वो क्या कहलाएगी, इंदिरा गांधी लिंक कैनाल परियोजना। नमामि गंगे प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे परियोजना। तो ये कुछ उदाहरण आप क्योंकि शब्द की सीमा बहुत कम है, 15 और 50 दे तो नहीं सकते, लेकिन सीखने के लिए मैनेजमेंट पार्ट समझने के लिए ये हेल्प करेगा। बजट क्या होता है? बजट की बात करते हैं। बजट भी इसी का एक रूप है कि भावी कैलकुलेशंस नेक्स्ट ईयर के लिए हम करके रखते हैं, गणना कि हमने पूरा गणितीय हिसाब लगा लिया, एनालिसिस कर ली, ब्रेक डाउन ऑफ किसका, बजट का मतलब क्या हुआ कि हमने उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब लगा लिया। तो वो भी तो प्लान है, बजट भी तो प्लान है, सरकार निकालती है हर साल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स। तो आप वैसे समझिए इसको। और क्या क्या, स्ट्रैटेजी की बात, आपके प्रश्न आ भी चुका है स्ट्रैटेजी पर। क्या प्लान बनाएंगे आप इस किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए? संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई जाएगी, वो स्ट्रैटेजी है। कि इसकी नाप जोक क्या होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ कोई भी स्ट्रैटेजी की, कि लंबी अवधि के नॉर्मली ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं, प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं, संसाधनों का निर्धारण करते हैं। स्ट्रैटेजी कि मैं ये करूँगा, मेथड क्या हुआ, स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि मेथड कैसे करूँगा। इसका मतलब ये है कि जो ये ऐसी योजना जो निश्चित करती है कार्य विधि में बताई गई क्रियाओं में प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा करूँगा, किस तरह से, हाउ विल आई डू इट, कैसे मैं फॉलो करूँगा। अब जरा ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। मानव सहयोग का नाम ही संगठन है। मूने रेले ने ये बात बोली थी, दो या दो से अधिक मानव की सचेतन व समन्वित गतिविधि संगठन कहलाएगी। उसको हम संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, दो या दो से अधिक होने जरूरी है इसलिए मूने रेले के अनुसार। ऑर्गेनाइजिंग यानी वापस हम, ये भी एक बार प्रश्न आ चुका है, देखते हैं इसमें क्या है। किसी व्यवसाय के संगठन के लिए उसे अपने कार्यों के लिए उपयोगी सभी चीज़ें उपलब्ध कराना। हेनरी फियोल का ये क्या क्या चाहिए इसमें ऑर्गेनाइज करते समय मैंने आपको कहा है कि कृपया करके कोई भी एक कंपनी इमेजिन कर लीजिए, वॉटएवर जो भी आपको सूट करता है, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगी, तो आप अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग में कच्चा माल, रॉ मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट, है ना, पूंजी, स्टाफ, ये सारा है। आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है ये देखते हैं। इसके कई स्टेप हैं, उनमें से नंबर 1 क्या काम करना है उसकी पहचान करना और कार्यों का डिवीज़न, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। प्रबंधन कार्यों की छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देना और प्रत्येक इकाई को आप क्या कहोगे, जॉब कहोगे। और कार्यों का विभाजन कार्यों के दोहराव को रोकता है। अगर आपने वर्क डिवाइड कर दिया है ऑफिस में, फैक्ट्री में, फील्ड में, मार्केटिंग में, कहीं पर भी, तो वो डिवीज़न है, तो वो बार बार एक मतलब दो व्यक्ति एक ही काम को नहीं करेंगे, तो आपकी कंपनी का टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ बचेगा। किसी एक व्यक्ति पर अतिरिक्त कार्यभार को भी कम करता है। कई बार देखने में आता है कि एक व्यक्ति पर तो बहुत काम है दिन भर, एक व्यक्ति सिर्फ 4-5 घंटे में ही फ्री हो जाता है, तो वर्क का डिवीजन प्रॉपर नहीं है। कार्यों के विभागों को समूहबद्ध करना, एक ग्रुप बनाना, ये डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस वाले हैं, ये मार्केटिंग वाले हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स वाले हैं, ये एडवर्टाइजमेंट वाले हैं तो मार्केटिंग ये क्या चीज़ देखते हैं, फील्ड का एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो उसमें भी डिवीजन सब डिविजन्स हमको बनाने पड़ते हैं। ड्यूटीज़, कार्यभार सौंपना, दायित्व तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेवारी है, अकाउंटेबिलिटी तो है ना,
कि आप क्या कर रहे थे, आप उस समय कहाँ थे, वेयर वर यू, व्हाट वर यू डूइंग, आज आपने क्या किया। रिपोर्टिंग, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी हमारी बात चली थी कि रिपोर्टिंग कैसे होगी, कौन किसका मैनेजर है या कौन किसका ऑफिसर है, ये तो आप जानते ही, हायरार्की होती है हर जगह पे। तो मेरे से भी ऊपर है कोई, उनसे भी ऊपर है कोई, फिर उनसे भी ऊपर है कोई, तो ये हमको रिपोर्टिंग पैटर्न भी बनाना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाने की ज़रूरत क्या है, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत क्या है, संगठित होने की, इसकी कुछ हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। संगठित करने से क्या होता है कि विशेषीकरण का लाभ होता है, स्पेशलाइजेशन की तरफ वो कंपनी बढ़ती है, एक वर्क में क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है, और क्या होता है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनका बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं, उनका वेस्टेज, मैंने आपको पहले भी हाईलाइट किया, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, और कोई भी चेंज आप इजीली कर सकते हैं, और संगठन प्रभावी प्रशासन व समन्वय सुनिश्चित करता है, ये इसमें बात देखी जाती है। और ये कार्मिकों के विकास में भी, मतलब जो स्टाफ हमारा काम कर रहा है, देखिए हर जगह स्टाफ होता है, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में सॉरी, ऑफिस का स्टाफ अलग है, फील्ड का स्टाफ अलग है, फैक्ट्री का स्टाफ अलग है। आपके अगर कंपनी मल्टीनेशनल है, इंडियन मल्टीनेशनल हम समझ लेते हैं थोड़ी देर को, तो वहाँ पर भी हमारा स्टाफ काम कर रहा है, तो उनका हमको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उनका सैलरीज टाइम पे जाए, हिसाब किताब उनका, प्रोविडेंट फंड। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कंपनी हमने सोची कोई भी किसी भी नाम से, तो ये हमको क्विकली समझ में आएगा। स्टाफ का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इनका प्रमोशन, इनका रिटायरमेंट, कई चीज़ें हैं जो कि देखने में हमको ज़रूरी हैं। वो आइए थोड़ा और तेज चलते हैं, हम ये बात करते हैं कंपनीज़ में क्या क्या होता है, कि कंपनी में क्या क्या होता है। सारी पहले तो प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्ट डिसाइड होता है, आखिर कंपनी बनाएगी क्या, प्रोडक्शन होगा, मार्केटिंग होगी, फाइनेंस देखना पड़ेगा, और अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है वो देखनी पड़ेगी। प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, क्वालिटी कंट्रोल हमको करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। मार्केटिंग में सबसे बड़ा काम मार्केटिंग इन इटसेल्फ, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, रिसर्च करनी पड़ेगी मार्केट की, फाइनेंस देखना पड़ेगा, परचेज देखना पड़ेगा। तो ये सारे मैं फैक्टर्स आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं और भी वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, स्पेशली फॉर आरएएस मेंस, क्योंकि एक सबसे बड़ा इशू इसमें यह है कि 15 वर्ड्स और 50 शब्दों की जो सीमा है, हमको उसी में आंसर लिखने हैं। ये कला मैं आपको धीरे धीरे बता पाऊँगा, बहुत इसमें वीडियो में लेके आ रहा हूँ, और मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाती हैं। तो ये सारा डिटेल्स है, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, मुझसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। और विद दिस आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे आइडिया हो कि हाउ द क्वालिटी इज़ गोइंग ऑन। मिलियन थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।